कानपुर महानगर के थाना छकेरी के अंतर्गत आने वाले गांव घाऊ खेड़ा में बालकृष्ण यादव अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी वीरवती के अलावा 2 बेटियां गीता और ममता और 3 बेटे मोहन, राजेश और श्याम सुंदर थे। बालकृष्ण सेना में थे, इसलिए उन्होंने अपने सभी बच्चों की परवरिश बहुत ही अच्छी ढंग से की थी। उनकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत विशेष तरीके से की गई थी। नौकरी के दौरान ही उन्होंने अपने बड़े बेटे मोहन और बड़ी बेटी गीता की शादी कर दी थी। सन 2004 में बालकृष्ण सेना से रिटायर हो गए थे। अब तक उनके अन्य बच्चे भी सयाने हो गए थे, इसलिए वह एक एक की शादी करके इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहते थे। दोस्तों, इतने हंसते खेलते परिवार में आखिर क्या हुआ, ये जानने के लिए जानेंगे आगे की कहानी। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेरा सहयोग आप करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए, और कहानी में लास्ट तक जुड़े रहें। और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कहानी है क्या। इसलिए घर आते ही उन्होंने ममता के लिए अच्छे घरवर की तलाश शुरू कर दी। इसी तलाश में उन्हें अपने दोस्त लक्ष्मण सिंह यादव की याद आई, क्योंकि उनका छोटा बेटा सुरेंद्र सिंह यादव शादी के लायक था। लक्ष्मण सिंह यादव भी उन्हीं के साथ सेना में थे। उनके परिवार में पत्नी लक्ष्मी देवी के अलावा 2 बेटे वीरेंद्र और सुरेंद्र थे। वीरेंद्र प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, जबकि सुरेंद्र सिंह यादव की नौकरी सेना में लग गई थी। वीरेंद्र की शादी कानपुर के ही मोहल्ला श्याम नगर के रहने वाले राम बहादुर की बहन निर्मला से हुई थी। सुरेंद्र की नौकरी लग गई थी, इसलिए लक्ष्मण सिंह भी उसके लिए लड़की देख रहे थे। सुरेंद्र का ख्याल आते ही बालकृष्ण अपने दोस्त के यहाँ जा पहुँचे। उन्होंने उनसे आने का कारण बताया तो दोनों दोस्तों ने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का निश्चय कर लिया। इसके बाद सारी औपचारिकताएं पूरी करके ममता और सुरेंद्र की शादी हो गई। ममता सतरंगी सपने लिए अपनी ससुराल गांधी ग्राम आ गई। शादी के बाद ममता के दिन हंसी खुशी से गुजरने लगे, लेकिन जल्दी ही ममता की यह खुशी दुखों में बदलने लगी। इसकी वजह यह थी कि सुरेंद्र पक्का शराबी था। वह शराब का ही नहीं, शबाब का भी शौकीन था। इसके अलावा उसमें सभ्यता और शिष्टता भी नहीं थी। शादी होते ही हर लड़की माँ बनने का सपना देखने लग जाती है। ममता भी माँ बनना चाहती थी, लेकिन जब ममता कई सालों तक माँ नहीं बन सकी तो वह इस विषय पर गहराई से विचार करने लगी। जब इस बात पर उसने गहराई से विचार किया तो उसे लगा कि एक पति जिस तरह से पत्नी से व्यवहार करता है, उस तरह का व्यवहार सुरेंद्र उससे नहीं करता। उसी बीच ममता ने महसूस किया कि सुरेंद्र उसके बजाय अपनी भाभी निर्मला के ज़्यादा करीब है, लेकिन वह इस बारे में किसी से कुछ कह नहीं सकी। इसकी वजह यह थी कि उसने कभी दोनों को रंगे हाथों नहीं पकड़ा था। फिर भी उसे संदेह हो रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। एक तो वैसे ही ममता को सुरेंद्र के साथ ज़्यादा रहने का मौका नहीं मिलता था, दूसरे जब वह घर आता था तो उससे खिंचा खिंचा रहता था। सुरेंद्र ममता को साथ भी नहीं ले जाता था, इसलिए ज़्यादातर वह मायके में ही रहती थी। आखिर शादी के 5 सालों बाद ममता का माँ बनने का सपना पूरा हो गया। उसने एक बेटे को जन्म दिया और जिसका नाम रखा गया सौम्य। ममता को लगा कि बेटा पैदा होने से सुरेंद्र बहुत खुश होगा। उनके बीच जो हल्की फुल्की दरार है वो भी भर जाएगी। उसके जीवन में भी खुशियों की बहार आ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ममता को जैसे ही बेटा पैदा हुआ उसके कुछ दिनों बाद ही सुरेंद्र के बड़े भाई वीरेंद्र की मौत हो गई। वीरेंद्र की यह मौत कुदरती नहीं थी। वह थोड़ा दबंग किस्म का आदमी था। उसका किसी से झगड़ा हो गया था तो सामने वाले ने अपने साथियों के साथ उसे इस तरह मारा पीटा कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। वीरेंद्र की मौत के बाद सुरेंद्र और उसकी भाभी निर्मला के जो नाजायज संबंध लुक छिप कर बन रहे थे, अब घर परिवार और समाज की परवाह किए बगैर
सामने सामने बनने लगे। ममता का जो संदेह था अब सच साबित हो गया। भाभी को हमारे यहाँ माँ का दर्जा दिया जाता है, लेकिन सुरेंद्र और निर्मला को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जेठ के रहते ममता ने इस बात पर खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन जेठ की मौत के बाद सुरेंद्र खुलेआम भाभी निर्मला के पास आने जाने लगा। ममता ने इसका विरोध किया तो उसके ससुर ने कहा, ममता, इस मामले में तुम्हारा चुप रहना ही ठीक है। दरअसल मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी पहले ही वीरेंद्र और सुरेंद्र के नाम कर दी थी। निर्मला अभी जवान है, अगर वह कहीं चली गई तो उसके हिस्से की प्रॉपर्टी भी उसके साथ चली जाएगी। इसलिए अगर तुम बखेड़ा ना करो तो सुरेंद्र उससे शादी कर ले। इस वजह से घर की बहू भी घर में रह जाएगी और प्रॉपर्टी भी घर में रह जाएगी। सौतन भला किसे पसंद होती है। इसलिए ससुर की बातें सुनकर ममता तड़प उठी। वह समझ गई थी कि यहाँ सब अपने मतलब के साथी हैं। उसका कोई हमदर्द नहीं है। पति गलत रास्ते पर चल रहा है तो ससुर को चाहिए कि वह उसे सही रास्ता दिखाएं और समझाएं, जबकि वह खुद ही उसका समर्थन कर रहे हैं, बल्कि उससे यह कह रहे हैं कि वह स्वतंत्र स्वीकार कर ले। उसका पति तो वैसे ही उसे वह मान सम्मान नहीं देता जिसकी वह हकदार है। अगर उसने भाभी से शादी कर ली तो शायद वह उसे दिल से ही नहीं, घर से भी निकाल दे। यही सब सोचकर ममता ने उस समय इस बात को टालते हुए कहा, बाबूजी, यह मेरी ही नहीं, मेरे बच्चे की भी जिंदगी का जुड़ा मामला है, इसलिए मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए। इसके बाद ममता मायके आ गई और घर वालों को पूरी बात बताई। ममता की बात सुनकर सभी हैरान रह गए। एक बारगी तो किसी को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ था, क्योंकि निर्मला 3 बच्चों की माँ थी। उस समय उसकी बड़ी बेटी लगभग 20 साल की थी, उससे छोटा बेटा 16 साल का था, तो सबसे छोटा बेटा 12 साल का था। इस उम्र में निर्मला को अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए था, जबकि वह अपने बारे में सोच रही थी। उसकी बेटी ब्याहने लायक हो गई थी, जबकि वह खुद अपनी शादी की तैयारी कर रही थी। ममता के घर वालों ने उससे साफ साफ कह दिया कि वह इस बात के लिए कतई राजी ना हो। जेठानी को जेठानी ही बने रहने दे, उसे सौतन कभी ना बनने दे। मायके वालों का सहयोग मिला तो सीधी सादी ममता ने अपने ससुर से साफ साफ कह दिया कि वह कतई नहीं चाहती है कि उसका पति उसके रहते दूसरी शादी करे। ममता का यह विद्रोह न सुरेंद्र को पसंद आया और न ही उसके बाप लक्ष्मण सिंह को। इसलिए बाप बेटे दोनों को ही ममता से नफरत हो गई और परिणाम ये हुआ कि दोनों के बीच दरार बढ़ने लगी। ममता सुरेंद्र की परछाई बनकर उसके साथ रहना चाहती थी, जबकि सुरेंद्र उससे दूर भाग रहा था। अब वह छोटी छोटी बातों पर ममता की पिटाई करने लगा। ससुराल के अन्य लोग भी उसे परेशान करने लगे। इसके बावजूद ममता न पति को छोड़ रही थी और न ससुराल वालों को ही छोड़ रही थी। इतना परेशान करने पर भी ममता ना तो सुरेंद्र को छोड़ रही थी और ना उसका घर। तो एक दिन सुरेंद्र ने खुद ही मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। सुरेंद्र ने जिस समय ममता को घर से निकाला था, उस समय उसकी पोस्टिंग लखनऊ के कमांड हॉस्पिटल में थी। ममता के पिता बालकृष्ण और भाई श्याम सुंदर ने सुरेंद्र के अफसरों से उसकी इस हरकत के लिए लिखित शिकायत कर दी। तब अधिकारियों ने सुरेंद्र और ममता को बुलाकर दोनों की बात सुनी। चूँकि गलती सुरेंद्र की थी, इसलिए अधिकारियों ने उसे डांटा फटकारा ही नहीं, बल्कि आदेश दिया कि वह ममता को 10,000 रुपये महीने खर्च के लिए देने के साथ बच्चों की ठीक से पढ़ाई लिखाई भी ध्यान दे। इसके बाद अधिकारियों ने कमांड हॉस्पिटल परिसर में ही सुरेंद्र को मकान दिला दिया, जिससे वह पत्नी और बच्चों के साथ रह सके। अधिकारियों के कहने पर सुरेंद्र ममता को साथ लेकर उसी सरकारी क्वार्टर में रहने लगा, लेकिन उसकी आदतों में कोई सुधार नहीं आया। उसे जब भी मौका मिलता वह भाभी से मिलने कानपुर चला जाता। अगर ममता कुछ कहती तो वह उससे लड़ने झगड़ने लगता। साथ रहने पर सुरेंद्र ने जितना भी हो सकता वह ममता को परेशान करता रहा। इसके बावजूद ममता उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। अगर सुरेंद्र ज़्यादा परेशान करता तो वह उसकी जातियों की शिकायत उसके अधिकारियों से कर देती, जिससे उसे डांटा फटकारा जाता। लखनऊ में रहते हुए ममता ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के पैदा होने के समय वह मायके आ गई थी, लेकिन 2 महीने के बाद वह अकेली ही लखनऊ चली गई।
धीरे धीरे सुरेंद्र सेना के नियमों का उल्लंघन करने लगा। एक दिन वह शराब पीकर बिना हेलमेट के सैन्य क्षेत्र में मोटरसाइकिल चलाते पकड़ा गया तो उसे दंडित किया गया, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। दंडित किए जाने के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं आया। इसी तरह दोबारा शराब पीकर बिना हेलमेट के सैन्य क्षेत्र में मोटरसाइकिल चलाने पर सेना के गार्ड ने उसे रोका तो उसने गार्ड को जान से मारने की धमकी दे दी। गार्ड ने इस बात की रिपोर्ट कर दी। निश्चित था इस मामले में उसे सज़ा हो जाती, इसलिए सज़ा से बचने के लिए वह भागकर कानपुर चला गया। सुरेंद्र को लगता था कि इस सब के पीछे उसके साले श्याम सुंदर का हाथ है। यह बात दिमाग में आते ही श्याम सुंदर उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगा, क्योंकि श्याम सुंदर काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार था। वह कानपुर में ही एयरफोर्स में नौकरी कर रहा था। बात भी सही थी। उसी ने अधिकारियों से उसकी शिकायत करके ममता को साथ रखने के लिए उसे मजबूर किया था। सुरेंद्र को लग रहा था कि जब तक श्याम सुंदर रहेगा उसे चैन से नहीं रहने देगा। इसलिए उसने सोचा कि अगर उसे चैन से रहना है तो सबसे पहले श्याम सुंदर को ख़त्म करना ज़रूरी है। इसी बात को दिमाग में बैठाकर सुरेंद्र 29 सितंबर को चकेरी के विराट नगर स्थित अपने ससुर की दुकान पर जा पहुंचा। उस समय शाम के 7 बज रहे थे। श्याम सुंदर ड्यूटी से आकर दुकान पर बैठकर पिता की मदद करता था। संयोग से उस दिन श्याम सुंदर दुकान पर अकेला ही था। सुरेंद्र ने पहुंचते ही अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से श्याम सुंदर पर गोली चला दी। गोली लगते ही श्याम सुंदर गिरकर छटपटाने लगा। गोली की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो सुरेंद्र ने हवाई फायर करते हुए कहा, अगर किसी ने रोकने या पकड़ने की कोशिश की तो उसका भी यही हाल होगा। डर के मारे किसी ने सुरेंद्र को पकड़ने की हिम्मत नहीं की। सुरेंद्र आसानी से वहां से भाग निकला। पड़ोसियों की मदद से बालकृष्ण बेटे को एयरफोर्स हॉस्पिटल लेकर गए, जहां निरीक्षण के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। श्याम सुंदर की मौत से उसके घर में कोहराम मच गया। श्याम सुंदर की पत्नी सीमा देवी, जिसकी शादी अभी 3 साल पहले ही हुई थी, उसका रो रो कर बुरा हाल था। अपने 2 साल के बेटे कार्तिक को सीने से लगाए कह रही थी, बेटा तू अनाथ हो गया, तुझे किसी और ने नहीं तेरे फूफा ने ही अनाथ कर दिया। इस घटना की सूचना ममता को मिली तो उसका बुरा हाल हो गया। वह दोनों बच्चों को लेकर रोती पीटती किसी तरह लखनऊ से कानपुर पहुंची। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी भाभी को कैसे सांत्वना दे। वह तो यही सोच रही थी कि वह स्वयं विधवा हो गई होती तो इससे अच्छा रहता। घटना की सूचना पाकर अहिरवा चौकी प्रभारी विक्रम सिंह चौहान, सिपाही रूप सिंह यादव, श्रीमांत सिकरवार, विनोद कुमार तथा योगेंद्र को साथ लेकर घटना स्थल पर पहुंचे। घटना काफ़ी गंभीर थी, इसलिए उन्होंने घटना की सूचना थाना प्रभारी संगमलाल सिंह को दे दी। इस तरह सूचना पाकर थाना प्रभारी संगमलाल सिंह, पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार और क्षेत्राधिकारी कैंट भी घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके बाद श्याम सुंदर के भाई राजेश यादव द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर हत्या का यह मुकदमा थाना चकेरी में सुरेंद्र सिंह यादव पुत्र लक्ष्मण सिंह यादव निवासी गांधीग्राम चकेरी के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। दूसरी ओर घटनास्थल और लाश का निरीक्षण करके पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद मामले की जांच की जिम्मेदारी थाना प्रभारी संगमलाल सिंह ने संभाल ली। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद श्याम सुंदर का शव मिला तो घर वालों ने सुरेंद्र की गिरफ्तारी न होने तक अंतिम संस्कार करने से मना किया। मृतक के घर वालों की इस घोषणा से पुलिस प्रशासन सख्ते में आ गया। इसके बाद पुलिस सुरेंद्र की गिरफ्तारी के लिए दौड़ धूप करने लगी। परिणाम स्वरूप अगले दिन यानी 1 अक्टूबर 2013 को रामादेवी चौराहे से सुबह 4 बजे अभियुक्त सुरेंद्र सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद पुलिस ने सुरेंद्र की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद कर ली। पूछताछ में सुरेंद्र ने बताया, मेरे अपनी भाभी निर्मला से अवैध संबंध थे। भाई के मरने के बाद मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था, जबकि ममता और उसके घर वाले इस बात का विरोध कर रहे थे। श्याम सुंदर इस मामले में सबसे ज़्यादा टांग अड़ा रहा था, इसलिए मैंने उसे ख़त्म कर दिया।
सुरेंद्र की गिरफ्तारी के बाद उसी दिन शाम को श्याम सुंदर को घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और इस तरह एक सन की फौजी ने अपनी सनक की वजह से 2 घर बर्बाद कर दिए। साले के बच्चे को तो अनाथ किया ही, अपने भी बच्चों को अनाथ कर दिया। ममता भी पति के रहते न सुहागन रही और न ही विधवा। उसके लिए विडंबना यह थी कि वह मायके में भी रहे तो कैसे रहे। अब उसकी और उसके बच्चों की परवरिश कौन करेगा। सुरेंद्र को सज़ा हो गई तो उसके मासूम बच्चों का क्या होगा। तो ये थी दोस्तों एक दिल दहला देने वाली सनकी की कहानी। दोस्तों कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर कल एक नई सच्ची कहानी और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें।